Namaskar. Prime Minister Narendra Modi has said that the relationship between India and Nepal is not just a relationship between two governments, but a relationship between the people of India and the people of Nepal, stressing on the traditional bonds of kinship and friendship both the countries have enjoyed for time immemorial. The Deputy Prime Minister and the Home Minister of Nepal, Bimlendra Nidhi, is currently visiting India. He called on the Prime Minister. I have with me His Excellency Bimlendra Nidhi, the Deputy Prime Minister of Nepal. Sir, thank you very much for speaking to Doordarshan News. Let me begin by asking you, when you met the Prime Minister said that it's a relationship between two peoples. Is that the feeling on the other side as well? Yes, it is 100% correct, because the relation between two countries is not only limited to the relation of government of two countries. Time immemorial, since time immemorial relation, historical relation, cultural relation, geographical relation is very strong and very you can say that it is permanent relation. It's unbreakable relation, you can say. So relation between India and Nepal is very strong. Sometimes the political region, political factors, sometimes maybe some small factors that create some kind of tension, but it's not that kind of tension that cannot be removable. So नेपाल और भारत का संबंध तो बहुत पुराना है, जनता के बीच में रिश्ता है, दोस्ती है, शादी ब्याह है, जिसको हम कहते हैं रोटी बेटी का संबंध। तो नेपाल और भारत के जो संबंध है वो धार्मिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है, रिश्तों का संबंध भी है, जो आपसे कहा मैंने। इसलिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का कहना ही नहीं है, ये भारत को ही कहते हैं, ये फैक्ट है ये। तो इस संबंध को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। कोई चाह के भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। अगर दो देश की सरकार भी इस संबंध को तोड़ना चाहे, दुर्भाग्यवश खुदा न खास्ता कभी, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू break the relation between Nepal and India. So you say that it's a relationship between two peoples, जैसे आपने कहा रोटी बेटी का रिश्ता है, पर सरकारों के बीच में कैसा रिश्ता है? आप प्रधानमंत्री से मिले, नेपाल में नई सरकार है, सरकारें क्या सोच रही हैं दोनों? देखिए, अभी नई सरकार जो बनी है, पहले मैं बता दूं, मैं जब यहाँ आया हूँ तो प्रधानमंत्री मोदी से मिला, उससे पहले सुषमा स्वराज से मिला, आपके राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी से मिला, राजनाथ जी से मिला, आज भी कई नेताओं से मैं मिला हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से मिला हूँ। सभी नेताओं ने गर्मजोशी से मुझे स्वागत किया, और इस स्वागत नेपाल के प्रतिनिधि के रूप में मुझे किया, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मुझे किया है। तो ये पूरा इसे क्लियर मैसेज है, संदेश है कि भारत के सरकार के मन में नेपाल के प्रति बहुत ही भावना अच्छी है, और एक पारिवारिक और दोस्ताना दोनों संबंध है इसका। तो इससे मुझे लगता है अभी हम लोग जो आया है, मैं जो आया हूँ यहाँ पर, नेपाल में कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा मैं याद करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोगों ने संविधान, नया संविधान जो बनाया है, उसमें राजनीतिक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। ये मोनार्की से रिपब्लिकन में आया है, यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम में आया है। ये हम, और ये डेमोक्रेसी के बेसिस पर, टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी चेंज हमने किया है। अब इस संविधान को हमको इम्प्लीमेंट करना है। अभी नई सरकार का जो प्रायोरिटी है, जो हमने संविधान घोषणा किया, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास सिर्फ 18 महीना हमारे हाथ में है, नेपाल की सरकार के हाथ में, नेपाली जनता के हाथ में, क्योंकि जनवरी 2018 तक में इस संविधान, नए संविधान के अनुसार अगर चुनाव नहीं आते हैं, नई संरचना नहीं बनती है, जो संघीयता के लिए, प्रदेश के लिए, ग्राम पालिका के लिए, संघीय संसद के लिए नई संरचना अगर नहीं बनती है और उनका चुनाव नहीं होता है, तो अभी जो जारी किया गया संविधान वो धराप में पड़ जाएगा, वो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, वो फिर हम वैक्यूम में आ जाएंगे, फिर हम ब्लैक होल में चले जाएंगे। इसलिए हमारी प्रायोरिटी, नई सरकार की प्रायोरिटी है इस संविधान को कार्यान्वयन करना, और संविधान के कार्यान्वयन करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। सबसे अहम मुद्दा यही है। अभी हमारे यहाँ भी जो रुचि है, सभी हमारा अपना आंतरिक जो चैलेंजेस है वही था। जब संविधान जारी हुआ, उससे पहले से भी है, उसके बाद में मधेश की पॉपुलेशन, मैं भी मधेश हूँ, मधेश का पॉपुलेशन और जनजाति, आदिवासी, थारू, ये बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बहुत बड़ा जनसंख्या है नेपाल में, उनका एक डिमांड था
और जिस डिमांड के लिए इससे पहले की सरकार उतनी पॉजिटिव नहीं थी। नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर जो अभी प्रचंड जी नेतृत्व कर रहे हैं, नेपाली कांग्रेस का को शेर बहादुर देवा जी लीड कर रहे हैं, हम दोनों पार्टी उस मांग के प्रति सकारात्मक रहे हैं, पहले से ही रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक समझदारी की है, एक 7 पॉइंट एग्रीमेंट किया है नेपाली कांग्रेस और माओवादी के बीच में, जिसका पहला मुद्दा है कि संविधान को कार्यान्वयन करना, और संविधान कार्यान्वयन करने के लिए तराई, मधेश, आदिवासी, जनजाति, थारुओं का जो मुद्दा है उसके लिए संविधान में संशोधन करना है। ये हमने एश्योर किया, ये हमने कमिट किया है। तो इसके लिए हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। तो यही हम आपके साथ आए हैं, भारत के सरकारी नेताओं से, अधिकारियों से हमने शेयर करना चाहा है कि हम नेपाल में संविधान को इस तरीके से कार्यान्वयन करना चाहते हैं। दूसरा था कि इस बीच में तनाव हो गया था, भारत के साथ नेपाल का जो संबंध तनाव हो गया था, ये जनता के तरफ तनाव नहीं हुआ था, ये पिछली सरकार के रवैयों के कारण से तनाव हो गया था। हम मोदी जी को भी कहा है, सुषमा जी को भी कहा है, सारे लोगों को कहना चाहते हैं और पूरे भारतवासियों को कहना चाहते हैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से कि हम फिर उसी पुराने संबंध को फिर कायम करना चाहते हैं। मेरा भारत का दौरा अभी जो आया हुआ है इस उद्देश्य के लिए भी आया है, और इसीलिए हमने हमारे प्रधानमंत्री जी का भारत भ्रमण बहुत जल्दी हो रहा है, प्रचंड जी का, और आपके राष्ट्रपति जी का भ्रमण को भी बहुत जल्दी हो रहा है। हमने उसी भ्रमण, और हमारे राष्ट्रपति का, विद्या भंडारी जी का जो भ्रमण स्थगित कर दिया गया था, वो भी हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो 3 हाई लेवल की विजिट, नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत का तो भ्रमण जो सितंबर में होने वाला है, मिड सितंबर में, और भारतीय राष्ट्रपति का नेपाल में भ्रमण जो नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के बाद होने वाला है, और उसके बाद फिर जब ये ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है उसके कई दिन के बाद हमारे राष्ट्रपति का, नेपाल के राष्ट्रपति का भारत में भ्रमण, ये 3 उच्च स्तरीय भ्रमण, इन 2 बातों के लिए शेयर करने के लिए और इसकी तैयारी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और जब मैं इन सारी बातों को मोदी जी से कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी से और सुषमा जी से कहा, तो वो बहुत इसको रिसेप्टिव, बड़ी खुशी जाहिर किया उन्होंने, और उन्हें शुभेच्छा व्यक्त किया, शुभकामना दिया कि हम आप नेपाल सरकार के प्राथमिकता के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करने का भारत उसमें आपका समर्थन करेगा, पर भारत की ये कुछ इश्यूज रहे हैं कि जो स्पेशली मधेसीज हैं, थारूस हैं, इनके जो डिमांड्स हैं, इनके जो राइट्स हैं, जो उनको लगता है कि कहीं फ्रिटर अवे हो रहे हैं, उस पर नेपाल को ध्यान देने की जरूरत है। संविधान में संशोधन के बाद जो मधेशवादी लोग उठाए हैं, मधेसी के लोग उठाए हैं, और जो 2-3 संशोधन बात है, ये वो हमारा मुद्दा है, नेपाल का मुद्दा है, वो भारत का मुद्दा नहीं है। वो ये अच्छी बात है कि भारत को समर्थन मिला है, लेकिन वो एजेंडा ये भारत का नहीं है। मैं कभी मुद्दा है, और भारत क्योंकि और इसमें हमने मोदी जी से कहा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र ने मधेशवादी दल से सहमति की है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, तो ये नेपाल अपने तरीके से आंतरिक रूप भी इस मुद्दे को संबोधन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि हम तो सॉवरेन कंट्री है, सार्वभौम देश है, और हमने आंतरिक निर्णय लिया है, और हमारे आंतरिक निर्णय को आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार ने समर्थन किया है। वो कहा है कि हम समर्थन करेंगे। कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो भारत की असिस्टेंस है या डेवलपमेंटल जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल में, भारत के 35 से करीब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। जब तल्खियाँ आई 2 नेशंस के बीच में, तो उन पर वो प्रोजेक्ट स्लो हुए। क्या इन प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने की बात हुई पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन? हाँ, मैंने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, हमारी सरकार की तरफ से मैंने आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को, विदेश मंत्री सुषमा जी को कहा, देखिए हमारे यहाँ एक हुलाकी रोड कहते हैं, हुलाकी सड़क, कोस्टल रोड कहते हैं। वो क्या कि मधेश में पूर्वी क्षेत्र से लेके पश्चिमी क्षेत्र तक, किनारे तक का करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है वो। तो वो मेन हाईवे वही है जिसको हम लोग पोस्टल हाईवे कहते हैं, और उसका अभी एक दूसरा है, उसी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के और नेपाल के बॉर्डर से, सीमा से वहाँ तक लिंक रोड बनती है, नॉर्थ साउथ। तो एक नॉर्थ साउथ है उसमें, जो कि कई रोड है, 17-18 रोड होंगे, और मेन हाईवे है ईस्ट वेस्ट हाईवे है। ये बरसों से पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने कहा था कि हम इसको ग्रांड बना देंगे, और इसको 2 फेज में निर्माण करने का भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में समझदारी हुई थी। मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले सुशील कोइराला जी के कैबिनेट में मैं
मिनिस्टर था और रोड डिपार्टमेंट मेरे अंदर में था। उस वक्त मैं यहाँ आया था और यहाँ के लोग गए थे, तो मैंने कहा देखिए ये हुलाकी राजमार्ग बनाना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी कल के मीटिंग में भी मैंने प्रधानमंत्री जी से भी और सुषमा जी से भी मैंने निवेदन किया, कहा कि हुलाकी सड़क को आप जल्दी बना दीजिए, ताकि आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो डिक्लेरेशन है कि हम बना देंगे, और ख़ास करके मधेश में है, मधेश के लोग भी चाहते हैं कि भाई इतना बड़ा शो हो गया अभी तक क्यों नहीं बन रहा है। तो ये उनको जल्दी से बनाने का हमने, उसमें है नेपाल साइड से भी कहीं कमजोरियाँ रही, भारत साइड से भी रही, लेकिन मोदी जी के भ्रमण के समय में उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हमने रिवाइज किया। उसमें रिवाइज यही किया कि भारत सरकार फाइनेंस करेगी और नेपाल सरकार निर्माण करेगी। तो अब नेपाल सरकार निर्माण करने की जिम्मेदारी होने से क्या होगा कि देर हुआ सवेर हुआ, इसमें कोई कमी कमजोरियाँ हुई तो नेपाल की जिम्मेदारी होगा। तो इस बात को भारत सरकार को और भारत सरकार अधिकारी को समझना होगा, ये डिमार्केशन को, कि आप फाइनेंस करेंगे और नेपाल इसको निर्माण करेगी। तो नेपाल निर्माण करेगी तो उसमें निर्माण संबंधी कानून नेपाल का लागू होगा, न कि भारत का लागू होगा। तो ये हमारे दोनों देश के जो ब्यूरोक्रेसी है, कर्मचारी हैं, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये हमने उनसे कहा और मोदी जी ने आश्वासन दिया कि हम प्रगति समीक्षा करते हैं। नेबरिंग कंट्री में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको सुषमा जी के लीडरशिप में हर 3 महीने में करते हैं। हमारा एक मैकेनिज्म बनाया है और हर 6 महीने में मोदी जी खुद उसको मॉनिटर करते हैं और हम इसको देखेंगे, बड़ी उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरा हमारा था, हमने कहा इनको कि उसी तरह पूर्व पश्चिम मधेश में ही पड़ता है वो विद्युत रेलवे का प्रोजेक्ट हमने कहा है, उसका आप DPR कर दें और उसमें खास करके वीरगंज, जहाँ भारत के सहयोग से रक्सौल वीरगंज में आपको इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से लेकर के बर्दीबास तक, सिमरा होते हुए बर्दीबास तक रेलवे बनाने का में सहयोग करें, क्योंकि बर्दीबास से जनकपुर होते हुए जयनगर भारत सरकार बना रही है। तो एक वो पैकेज हो जाएगा, कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। उसके अलावा आपने आपको पता है कि भूचाल आया था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दी थी इंडिया ने, तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या हो रहा है उस बारे में? क्योंकि प्रधानमंत्री अब हम उसको चाह रहे हैं, हम पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन को स्पीडन अप करना चाहेंगे, तो इस पर क्या बात हुई? नहीं, वो तो हम ही चाहते, हमने नेपाल सरकार की तरफ से ही और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैंने उनको कहा था कि इसमें दो पहलू हैं इसके। एक, नेपाल सरकार चाहती है कि जो हर घर क्षतिग्रस्त परिवार के लोग हैं उनको, पहले हम लोगों ने 2 लाख कहा था, अब 3 लाख उनको ग्रांट में एक बार दे दें, एक मुश्त, ताकि वो अपना घर अपने बनावे। कल मेरी भी बात हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने दोहराया इसको। आपके यहाँ का जो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वहाँ मैं गया था यहाँ का सिस्टम जानने के लिए। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हम लोग क्या ड्रिवेन जो बोलते हैं, क्या ओनर ड्रिवेन कंस्ट्रक्शन का काम जो है करवा, मैंने जिसका घर है उसी को कंस्ट्रक्शन में जिम्मेदारी दें। तो उसको जिम्मेदारी देने के लिए ये होगा कि भाई उसको पैसा देना होगा ना, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको 3 लाख मिनिमम अनुदान में दे दें। और इसके लिए अब पैसा, क्योंकि 3-4 लाख से ज़्यादा लोग हैं, परिवार है इसमें विक्टिम क्षतिग्रस्त में जो हमारा आइडेंटिफाई हुआ है बेनिफिशियरी उसमें, तो उसके लिए कम से कम हमने सहयोग मांगा है कि 2 लाख तो हम कर लेंगे, 1 लाख आप नेपाली करेंसी आप मदद कर दें। अर्थक्वेक में आपने पहली जो हुआ था उस में हम लोग बहुत एहसानमंद हैं कि तुरंत रेस्क्यू भी किया। भारत का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अर्थक्वेक के मामले में, उद्धार करने में, राहत काम करने में। यहाँ के लोग गए थे, एक्सपर्ट लोग गए थे, और उसमें अभी रिकन्स्ट्रक्शन में भी उनका बहुत ही मदद रहा है। इसमें देर हो रही है, लेकिन हम लोग अब चाह रहे नई सरकार बनने के बाद में हमने उसको प्रायोरिटी दिया है। तो इसमें बड़ी अच्छी बातें हुई है, सकारात्मक बातें हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, प्रधानमंत्री के भवन से पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं आपको बता देंगे। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल भारत के दोस्त रहे हैं, पर पिछली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे, पहला दौरा उनका चीन का था। आपने कहा कि दोनों रिलेशनशिप्स में कोई चौथी पावर नहीं है, भारत नेपाल का एक अच्छा दोस्त है। अब प्रधानमंत्री पहले मैं ये बता दूं, प्रचंड ही नहीं, नेपाल के हर प्रधानमंत्री भारत के दोस्त हैं, नेपाल के हर लोग भारत के दोस्त हैं। मैंने पहले आपका पहला प्रश्न था, सिर्फ दोस्त ही नहीं है, नेपाल के लोगों का और भारत के लोगों के साथ तो रिश्ता भी है ना, इसलिए हम लोग तो सब भारत के साथ अच्छा संबंध रखे हैं, रखना चाहते भी हैं। अब जहाँ तक चीन की बात है, तो भारत के मूल्य पर चीन से संबंध और चीन के मूल्य पर भारत से संबंध का कोई ताना बाना अच्छा नहीं जुटता है। हम लोग ऐसा विदेश नीति संचालन नहीं करते हैं। भारत के साथ नेपाल का एक यूनिक रिलेशन है
और उसी यूनिक रिलेशन के ही तर्ज पर हम संबंध कायम रखना चाहते हैं। किसी दूसरे मुल्क के वजह से भारत का जो यूनिक रिलेशन है नेपाल के साथ, उसमें कोई हम कमी को जुड़ा डालना नहीं चाहते हैं। ट्रेड दोनों कंट्रीज़ का जिस तरह का पोटेंशियल है उस तरह का ट्रेड नहीं हो पा रहा। इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है नेपाल पे, तो उस पर आपकी सरकार की क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? नहीं, हम तो नेपाल को अगर विकास करना है तो पहला शर्त है वहाँ राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, और दूसरा शर्त है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और इसलिए नेपाल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री होना चाहिए। तो पहला मैंने कहा आपको, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री होने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके हिसाब से कानून चाहिए। और हमने इसीलिए हमारे पास में भी एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल है, जिसका काम है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को नेपाल में लाने में वन डोर से हो जाए, ज़्यादा दौड़ धूप कराना नहीं पड़े। इसलिए हम लोगों ने अपॉइंट किया था, नेपाल सरकार ने किया ही है। तो इन्वेस्टर को एक इस बीच में कहीं हुई है राजनीतिक कारणों से इन्वेस्टर्स लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम नई सरकार जब बनी है, हम चाहते हैं उन सारे लोगों को वहाँ का जो संबंध है, वहाँ का जो कानून है, उसके अनुसार इन्वेस्टर, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टर्स के बाहर के से हमने करी ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती है। वो आपके यहाँ तो भारत देश है, इतना बड़ा देश है, वहाँ तो आप बाहर का इन्वेस्टर लाना चाहते हैं। हम हमारे पास में छोटा देश है, हम तो थोड़ा ही इन्वेस्टर जाएगा तो जल्दी विकास हो जाएगा, और बिना बाहरी इन्वेस्टर का, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन का, रोल का, तो विकास जल्दी संभव ही नहीं है आज की दुनिया में। प्रधानमंत्री दाहाल जब आएंगे तो क्या इन्वेस्टर्स को वो करने का या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नेपाल जो आप कहते हैं कि बनाना चाहते हैं आप, उसकी तरफ कुछ कदम हो? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का जो भारत भ्रमण होगा, सबसे पहला काम है कि नेपाल और भारत के बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट हो गया था उसको रिपेयर करना। और मुझे लगता है, मैं जिस दौरे से अभी आया हूँ और जो लोगों से मिला हूँ, नेताओं से, उस पर पूरा भरोसा है कि उसकी प्रारंभ हो गई है, उसका शुरुआत हो गया है, और उनके आने के बाद में और बढ़ेगा। तो पॉलिटिकल लेवल पर फिर हमारा जो चेंज है नेपाल में हमने किया है, इतना बड़ा चेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, स्टेट स्ट्रक्चर में चेंज किया है ना, सिस्टम भी चेंज हो गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान, मैंने पहले कहा आपसे कि संविधान की कार्यान्वयन की जरूरी है। संविधान के ओनरशिप नेपाल के अंदर ही जब संविधान का ओनरशिप नहीं होगा तो बाहरी दुनिया वाले कहाँ से उसको रिकमेंड करेंगे या कहाँ से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, चाहे भारत हो, चीन हो, कोई भी मुल्क हो। हमारे अंदर में ही उसके ओनरशिप के बारे में एक क्वेश्चन, एक सवाल था, जिसको हम अभी स्किलफुली, ऑनेस्टली और बड़े दूरदृष्टि रख करके उसको नेशनल एजेंडा मान के हम उसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं संशोधन के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा जो होगा, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तो नेपाल में हम कर रहे हैं, नई शुरुआत किया हमने, उसके बारे में नेबर कंट्री और यूनिक रिलेशन होने के कारण भारत का समर्थन लेना, भारत का सहयोग लेना, भारत को भरोसा करना, विश्वास का संबंध कायम करना, सबसे पहला ये है। और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट में जब स्थिरता हो जाती है, जब संबंध विश्वसनीय और भरोसेमंद होता है, तो मोदी जी ने कहा है कि हम भारत की तरफ से नेपाल के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी बाकी है, जिसके लिए हम स्पीडी में किस तरह किया जा सकता है, उस पर बातचीत होगी। मुझे पूरा विश्वास है नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के बाद राजनीतिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अच्छे संबंध बनते जाएंगे और परिणाम भी अच्छे आते जाएंगे। चलिए, हम भी यही आशा करते हैं। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर विमलेंद्र निधि, many thanks for speaking to Doordarshan News. Thank you.